साथियों नमस्कार। एसएससी जीडी परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए आज का अगला प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं अनुमानतः इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखते हैं और अपने आप को आजमाते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। चलिए, पहला प्रश्न है अनुशासन का विलोम। विलोम का मतलब समझते ही हैं, उल्टा होता है, ठीक। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अनुशासन का मतलब क्या होता है? शासन में रहना, शासन में रहना। अब देखिए, शासन में रहना अनुशासन का अर्थ होता है। यदि इसी का हम विलोम समझे तो शासन में न रहना होगा, न रहना होगा। अब इस बात को आप लोग समझिए, यह जो है यह इसका विलोम हो गया और इसको हम कहते क्या है? अनुशासनहीनता। एक शब्द है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता, जो अनुशासनहीनता है इसका अर्थ क्या है? शासन में रहना, शासन में न रहना या अनुशासन का पालन न करना। अब देखिए, जो अनुशासन नामक शब्द यहाँ प्रश्न में दिया गया है, अनुशासन का विलोम यह होता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो अनुशासन का सही विलोम यह होता है, ठीक। और दूसरी बात, जो व्यक्ति शासन में नहीं रहता है, जो व्यक्ति शासन में नहीं रहता है वह हमेशा कैसा रहता है? अव्यवस्थित रहता है। कैसा रहता है? अव्यवस्थित रहता है, अव्यवस्थित रहता है, ठीक। अब देखिए, अभी इस हिसाब से देखा जाए तो अनुशासन, जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार अनुशासन का सही विलोम क्या होगा? अव्यवस्था होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दिक्कत का पर्यायवाची क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। दिक्कत का ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं तो जो परीक्षार्थी गण होते हैं वे भ्रम पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे शब्दों का अक्सर लोगों को पर्यायवाची शब्द याद नहीं रहता है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वह जान लीजिए, कठिनाई, परेशानी, समस्या, तंगी, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कठिनाई, परेशानी, समस्या, तंगी, ठीक। असुविधा भी होता है, असुविधा भी होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिक्कत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें देखिए लिखा गया है समस्या, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आंखों का तारा। इसका अर्थ पूछा जा रहा है, आंखों का तारा। और हम जानते हैं इस मुहावरे को हम लोग बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है प्रिय होना। इसको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सुख का विलोम। सुख का विलोम हमेशा दुख होता है, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है। और पुनः आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नभ का पर्यायवाची। नभ माने क्या होता है? आकाश होता है। नभ माने क्या होता है? आकाश होता है। आकाश को गगन भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। व्योम, शून्य, अंतरिक्ष, ये पर्यायवाची है, ठीक। तो ये नभ का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसमें से आप छांट लीजिए कौन सा होगा? विकल्प ए होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कान भरना का अर्थ क्या है? कान भरना का अर्थ क्या है? क्या सुनना है, भड़काना है, समझाना है, कहना? इन चारों में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भड़काना। कान भरने का अर्थ होता है भड़काना होता है। आगे अगला जो प्रश्न है वह है गर्म का विलोम। देखिए, गर्म का विलोम
ठंडा भी होता है, शीतल भी होता है। गर्म का जो विलोम होता है वह ठंडा भी होता है, शीतल भी होता है। और देखिए इन दोनों विकल्पों के लिए एक सी विकल्प दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है दोनों, तो इसलिए इसका सही उत्तर यह होगा। यदि यह नहीं होता तो इसमें से कोई एक हो सकता था, लेकिन जब यह नहीं होता तो इसमें विकल्प में यह दोनों दिया ही नहीं रहता बल्कि एक दिया रहता। लेकिन जब दोनों दिया है तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर कौन सा होगा, यह होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, वह खेल रहा था, काल पहचानिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, काल से संबंधित है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीन कालों में से कौन सा काल है। तो इसमें देखिए सबसे अंत में जो काल का पहचान होता है सबसे अंत में लिखा रहता है, और यहाँ लिखा भी है सबसे अंत में क्या लिखा है, था। यह था किसका पहचान है, भूत का पहचान है। किसका पहचान है, भूत का। लेकिन इसके पहले देखिए यह जो शब्द लिखा हुआ है यह क्या बता रहा है कि जो खेलने का कार्य है, जो खेलने का कार्य है जारी हुआ था, चालू हो गया था, लेकिन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि पूरा नहीं हुआ, अभी चालू ही है, चालू ही था, ऐसे समझिए। ठीक, यह भूतकाल बता रहा है ना, यह भूतकाल बता रहा है। तो यहां पर यह जो शब्द है यह बतला रहा है कि कार्य जो खेलने का चालू हुआ वह हो ही रहा था, मतलब वह पूरा नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, अपूर्ण भूत। अपूर्ण का मतलब होता है कार्य का पूरा न होना। अपूर्ण का मतलब होता है कार्य का पूरा न होना, यानी अधूरा का रह जाना। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, सीता ने दूध पिया में कर्म क्या है। अंत की ओर से चलिए, यहां पर देखिए पिया, पिया, पीना, पीना क्या है, क्रिया है। सबसे शुरुआत में देखिए सीता लिखा गया है, जो पीने का कार्य है कौन कर रहा है, सीता। तो सीता हो गया कर्ता, कर्ता का मतलब जो कार्य को करने वाला है, तो यह कर्ता हो गया, यह क्रिया हो गया, और यह जो है कर्ता का पहचान हो गया। शेष क्या बचा, कर्म बचा। शेष क्या बचा, कर्म बचा। तो यहां पर कर्म कौन है, दूध, यानी इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। इसके बाद अगला, गृह कार्य में समास क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। समास से जो प्रश्न होता है वह हर बार हर परीक्षा में पूछता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको विधिवत समझिएगा। देखिए जो तत्पुरुष समास होता है, हर यहाँ पर जितने विकल्प दिए गए हैं सबका पहचान मैं बता दे रहा हूं। जो तत्पुरुष समास होता है वह कारक पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, कारक पर आधारित होता है। कारक 8 होते हैं, पहले कारक को छोड़ दीजिए और अंतिम वाले कारक को छोड़ दीजिए, शेष बचता है 6। यानी जो तत्पुरुष समास होता है वह 6 प्रकार का होता है। जैसे कर्ता को छोड़ दीजिए तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस प्रकार से होता है। ठीक, दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पहचान यह है, द्वंद्व समास का पहचान यह है, और इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का नाम क्या है, योजक, योजक चिन्ह। ठीक, जैसे दाल और भात, ये दोनों पदों के बीच में यह योजक चिन्ह दिखाई देगा। और इस योजक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, इस योजक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, और तथा, या, अथवा, एवं, व, वा इत्यादि होता है। इस योजक चिन्ह का जो अर्थ होता है सामने लिखा हुआ है। इसके बाद जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास का जो पहचान है वह है 1 धन 2 बराबर 3। अब पूछेंगे कि गणित का जो यह सूत्र है इसका इससे क्या संबंध है, तो मैं बता दूं यह पहला पद है, यह दूसरा पद है। पहला पद और दूसरा पद जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यह बहुब्रीहि समास का पहचान है। ठीक, इसके बाद शेष बचा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मुख्य पहचान है अव्यय। अव्यय यानी एक पद अव्यय से संबंधित होता है या अव्यय ही होता है। अव्यय बोले तो क्या हुआ, अधन व्यय, अ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च होना।
यानी ऐसा शब्द जो खर्च नहीं होता है, यानी जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और जो अव्यय होता है वह उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। ठीक, जैसे यथा, यथा, प्रति, हा, ना, और ये बहुत सारे हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? गृह कार्य में समास क्या है? पूछ रहा है समास। तो गृह कार्य का जो सीधा सीधा अर्थ होता है होगा गृह का कार्य, गृह का कार्य। गृह पहला पद, कार्य दूसरा पद हो गया, और बीच में यह एक पहचान आ गया जो किसी कारक का पहचान है। तो किसी कारक का पहचान है तो हमने बताया। अब पहले ये तो देख लीजिए किस कारक का पहचान है। तो यह है संबंध कारक का पहचान, संबंध कारक का पहचान है यह। संबंध कारक का पहचान देखिए, संबंध कारक इसमें नहीं दिया गया है, दिया गया है समास का नाम दिया गया है। और हमने बताया है कि जो तत्पुरुष समास होता है वह कारक पर आधारित होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ जो यह पहचान दिखाई दे रहा है किसका है? तत्पुरुष समास का पहचान है, संबंध कारक है यहाँ पर। ठीक, तो इसी हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, लोक धन आलोक में संधि क्या है? लोक, लोक धन आलोक, पहले हम संधि करके देख लेते हैं कि यह दोनों पद आपस में जुड़ेंगे तो दोनों की संधि से किस शब्द का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए पहले पद के अंत में अ है और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? आ है। और जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इस हिसाब से दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा? लोका लोक, लोका लोक। अब देखिए यहां भी स्वर, यहां भी स्वर, ठीक ना, ये दोनों स्वर हैं। इस हिसाब से यहां पर स्वर संधि है, संधि का नाम पूछ रहा है तो यहां पर स्वर संधि है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो कभी न मरे, तो जो कभी नहीं मरता है उसको अमर कहते हैं। जो कभी नहीं मरता है उसको हम क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। अ माने नहीं, अ माने, अ माने नहीं, मर, मर का मतलब मरता है, मरता है। जो कभी नहीं मरता है उसे हम कहते हैं अमर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है बार बार में अलंकार, अलंकार पूछ रहा है। यहां पर देखिए पुनरुक्ति अलंकार दिया है, ठीक ना, पुनरुक्ति। इसका यदि हम सही से संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? पुनः धन उक्ति, पुनः धन उक्ति होगा। पुनः का मतलब होता है फिर से, पुनः का मतलब फिर से या बार बार होता है, या बार बार होता है। ठीक, और उक्ति का मतलब होता है कथन, उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन, यानी ऐसा कथन, ऐसा शब्द जो बार बार आए, यानी जो एक से अधिक बार आए, वहां पर क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर यह मिल गया। थोड़ा उपमा का भी पहचान देख लीजिए। उपमा का मतलब होता है तुलना करना, उपमा का मतलब होता है तुलना करना। ठीक, यानी जहां दो पदों में या दो शब्दों में तुलना होती है। रूपक, रूप का अलंकार आरोप होता है, रूप का आरोप, रूप का आरोप। और यह जो अनुप्रास अलंकार होता है यह होता है वर्ण आवृत्ति, वर्ण आवृत्ति, वर्ण आवृत्ति होता है। यानी जहां पर एक वर्ण की बार आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब दोहराना, यानी जहां पर एक ही वर्ण कई बार, एक से अधिक बार आए, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह घर पर है, यहां पर क्या है? कारक चिन्ह है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, इनमें चारों में से क्या है? तो एक बात तो एकदम स्पष्ट है, हमने पहले ही कहा है कि जो 8 कारक हैं उन सभी कारकों का जो पहचान है उसको याद कर लीजिए। देखिए
में, पर, ऊपर, यह अधिकरण का पहचान है। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण आप पूछेंगे क्या है, तो अधिकरण एक कारक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यापारी में प्रत्यय क्या है? व्यापारी, देखिए एक शब्द है व्यापार, व्यापारी लिखा हुआ है, एक शब्द है व्यापार। व्यापार में यदि हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो बनेगा क्या? व्यापारी, व्यापारी। अब देख लीजिए कौन सा है, बताने की आवश्यकता नहीं है, दिखाई दे रहा है सीधे सीधे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है पूछ रहा है, आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, क्रिया और विशेषण, ठीक ना। तो अब प्रश्न उठता है कि क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? तो क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अच्छा ठीक, इसके बाद जो मुख्य शब्द दिया गया है जिसके विषय में पूछ रहा है, क्या लिखा है? आज लिखा है। तो यह आज, यह इन चारों में से किससे संबंधित है? तो आज जानते हैं कि यह एक समयवाचक शब्द है। आज, कल, यह समयवाचक शब्द है, ठीक ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, गायक का स्त्रीलिंग। गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा, गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा। अगर प्रश्न में पूछ दे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब, प्रत्यय का मतलब कि जो मुख्य शब्द के दाहिने साइड में जोड़ा जाता है उसको हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं, और जो बाएं साइड में जोड़ा जाता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अगर इसमें प्रत्यय पूछ दे कौन सा प्रत्यय है, ठीक ना, तो इसमें देखिए गायक, गायक धन ईका होगा, यानी यह मुख्य शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया, और यह क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। क्यों प्रत्यय हो गया? क्योंकि इस मुख्य शब्द के दाहिने साइड पे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ईका प्रत्यय होगा। ठीक, तो गायक का स्त्रीलिंग क्या है? गायिका होगा। अगला प्रश्न है, यह किस प्रकार का शब्द है? यह किस प्रकार का शब्द है? समुच्चय बोधक, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। यहां पर सबसे पहला जो विकल्प दिया गया है समुच्चय बोधक, यह अव्यय का एक प्रकार है। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? वह शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। ठीक, और समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं? और, तथा, या, अथवा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इत्यादि। ये सब शब्द जो हैं यह समुच्चय बोधक शब्द हैं जो दो शब्दों को या दो पदों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यह जो प्रश्न में दिया गया है, या यह किस प्रकार का शब्द है? समुच्चय बोधक है। ठीक, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, परसों के कितने अर्थ होते हैं? परसों के कितने अर्थ होते हैं, यह प्रश्न में पूछ रहा है। सबसे पहली बात, आज, कल, परसों, नरसों, ठीक है, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि समय के वाचक हैं, यानी समय को बताने वाले हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है? समय के कितने अर्थ होते हैं? तो यहां पर परसों के दो अर्थ होंगे, या तो बीता हुआ परसों यानी कल के पहले वाला जो दिन है उसको परसों कहेंगे जो कि बीत चुका है, या तो फिर आने वाले कल के बाद आने वाला जो कल है उसको हम परसों के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो परसों के कितने अर्थ हुए? दो अर्थ हुए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है और सबसे अंतिम प्रश्न है, वह बहुत चालाक है में चालाक क्या है? चालाक
संज्ञा है, नहीं है। संज्ञा नहीं है। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा नाम को कहते हैं। विशेषण है, हाँ विशेषण है। क्योंकि यह जो शब्द है किसी की विशेषता को बतला रहा है। तो आप पूछेंगे कि किसकी विशेषता को बतला रहा है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह जो कि एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। यह सर्वनाम की विशेषता को बतला रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चालाक जो शब्द है वह क्या है? विशेषण है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प बी है। तो इस प्रकार से हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न रहे। संभवतः इसी प्रकार से प्रश्न आ रहे होंगे परीक्षा में, और इसकी तैयारी को पूरा रखिए। धन्यवाद।